बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बायोसिस्टमेटिक्स के नाम से है। सबसे पहली बात है, बायोसिस्टमेटिक्स को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बायोसिस्टमेटिक्स का बेसिक जो मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि बायोसिस्टमेटिक्स टेक्सोनोमी ऑफ लिविंग पॉपुलेशन है। कि बायोसिस्टमेटिक्स को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टेक्सोनोमी ऑफ लिविंग पॉपुलेशन। का आप लिविंग पॉपुलेशन की टेक्सोनोमी की यहाँ पर बात करते हैं। टेक्सोनोमी की हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि टेक्सोनोमी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करते हैं। ये बायोसिस्टमेटिक्स को हम मॉडर्न टेक्सोनोमी के नाम से भी जानते हैं, ना न्यू सिस्टमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर स्पीशीज़ को हम एज डायनामिक के तौर पर कंसीडर करते हैं। अगर आपको याद हो कि जब हमने बायोडाइवर्सिटी का कोर्स पढ़ा था तो उसके अंदर जो पहला लेक्चर स्पीशीज़ के रिलेटेड था, वहाँ पर हमने कुछ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ डिस्कस किए थे। जैसे कि एक हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट या टेक्सोनोमिक स्पीशीज़ कंसेप्ट। वो कंसेप्ट मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के बेस के ऊपर था। वो अलग कंसेप्ट है। वो टेक्सोनोमी के अंदर आप कह सकते हो कि ओल्ड टेक्सोनोमी है। ये बायोसिस्टमेटिक्स मॉडर्न टेक्सोनोमी की बात करते हैं। यहाँ पर जस्ट मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर की बात नहीं करते, यहाँ पर हम एवोल्यूशन की भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात की है, वो जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट था या टेक्सोनोमिक स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट था, तो टेक्सोनोमी के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और उस ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर हम जनाबे वाली सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। लेकिन जनाब एक बात ये है कि जो हम क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमी करते रहे हैं कि जस्ट मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं, इससे काम नहीं चलता। आज हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि आप मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। हमें कुछ अदर साइड्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। हमें साइंस के कुछ दूसरे डिसिप्लिन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर टेक्सोनोमिक एविडेंस के ऊपर बात की थी कि हमें एविडेंस अदर ब्रांचेस से भी मिलते हैं। वहाँ पर हमने एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात की थी। तो देखिए जनाब, ये जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, इनसे जो डाटा आएगा उसकी बेस के ऊपर फिर हम बात करेंगे। अगर हम टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जस्ट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो मॉडर्न टेक्सोनोमी में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ बाकी जो डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस हैं वहाँ से भी हम करैक्टर को लेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसीलिए आज प्रेजेंट डे में जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की तरफ जाते हैं तो हम स्पीशीज़ को एक यूनिट का दर्जा देते हैं। और जो ये न्यूमरस डिसिप्लिन है जो ऊपर हमने डिस्कस किए, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए कि ये जो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या जितने भी ये ब्रांचेज हैं, लास्ट में हमने डिस्कस किए, इसलिए यहाँ पर हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो ये वाले जो डिसिप्लिन है ये भी हमें न्यूमरस करैक्टर देते हैं और इनकी बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन मौजूद होती हैं और वो वेरिएशन भी इन्हीं अदर डिसिप्लिन्स में, जैसे कि जेनेटिक्स, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन्हीं की बेस के ऊपर कोई अगर पॉपुलेशन है तो उसके अंदर इकोलॉजिकली देखा जाएगा तो डिफरेंस आएगा, किसी में जेनेटिकली डिफरेंस आएगा, किसी के अंदर उसके फंक्शन के लिहाज से डिफरेंस आएगा। तो ये वाले जो करैक्टर हैं, इन करैक्टर को लेते हुए हम वो जो कन्फ्यूजन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंदर आती हैं कि जनाब ये मेंबर इधर से आए, इसके करैक्टर कुछ मिलते जुलते हैं, तो वो वाली कन्फ्यूजन भी हमारी कवर हो सकती है। तो ये बायोसिस्टमेटिक्स है, ये मॉडर्न टेक्सोनोमी है। वो वाला जब हमने पढ़ा था कि वो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट की जब हमने बात की थी, वो ओल्ड टेक्सोनोमी है। वहाँ पर जस्ट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंस को भी लेकर चलते हैं। अगर हम एम्स की बात कर लें जनाब, 1943 के अंदर कैंप और गिले था, इन्होंने जो एम्स डिसाइड किए, ये कहते हैं डिलीमेट करना है नेचुरली अकरिंग बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ को, और दूसरा आपने बायोसिस्टमेटिक कैटेगराइज वेरियस ग्रुप जो हैं उनको कैटेगराइज कर देना है, जैसे कि इकोटाइप है, इको स्पीशीज़ है,
सीनो स्पीशीज़ है, कंपेरियम है, इनकी बेस के ऊपर, मतलब अभी हमने कैटेगरीज़ की बात करनी है, बायोसिस्टमेटिक जो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पर ये बात की जा रही है कि उनको इन कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है, वो अभी हम आगे बात करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम ओल्ड टेक्सोनोमी को पढ़ते हैं, वही हमारे माइंड के अंदर कंसेप्ट होते हैं। मेथड्स, जब हम मेथड्स की बात करते हैं बायोसिस्टमेटिक्स के अंदर, तो 3 मेथड यहाँ पर दिए गए हैं और 3 ही मेथड के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेथड के अंदर आप क्या करते हैं कि जो स्पीशीज़ अंडर स्टडी है आप उसकी सैम्पलिंग एनालिसिस करेंगे, आप उसकी पॉपुलेशन, उसकी कल्टीवेशन, ज्योग्राफिकल रेंज, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, पेरियोनोलॉजी, आप उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, क्रोमोसोम नंबर, उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे। और आप ये सारा कुछ स्टडी इसलिए कर रहे होते हैं कि आपने कोई जेनेटिक डिफरेंस देखना होता है और उसकी बेस के ऊपर आप देखते हैं कि यही बात जो हम ऊपर कर रहे थे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अंदर जब कोई इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो ये जब हम इतनी स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके इंसेस्टर किधर से आए हैं, क्लासिफिकेशन में आसानी हो जाती है। दूसरा जनाब यहाँ पर डिटर्मिनेशन इस चीज़ की होती है कि डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर इंटरब्रीड करने की कितनी एबिलिटी है, क्या एक ग्रुप दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकता है। तो ये जब एबिलिटी को हम डिमॉन्स्ट्रेट करने की, डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि फ़िज़िकल ये जो बैरियर है, ब्रीडिंग बैरियर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इस बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। और तीसरी बात ये है कि इसके अंदर आप स्टडी करते हैं क्रोमोसोम, हाइब्रिड के अंदर सिमिलैरिटी ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। ये 3 मेथड हैं जिनकी बेस के ऊपर जनाब ये स्टडी की जाती है बायोसिस्टमेटिक्स की। अब जब हम बात कर रहे थे बायोसिस्टमेटिक कैटेगरी की, बायोसिस्टमेटिक कैटेगरी जो है वो नॉर्मल टेक्सोनोमिक कैटेगरी से डिफरेंट है। वहाँ पर अगर आपको याद हो, आप वो लेक्चर फर्स्ट निकालिएगा, टाइपोलॉजिकल या टेक्सोनोमिक स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट की बात कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको जो लेवल हैं वो फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ की सूरत में वो आपको एक वो नज़र आएगा। वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, ये अलग कैटेगरी हैं। इनमें सबसे पहली बात है इकोफीन। इकोफीन क्या होती है जनाब? इकोफीन वैरायटी ऑफ फिनोटाइप होती है जो कि एक ही जीनोटाइप से मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर जीनोटाइप आप क्या होते हैं, जीनोटाइप होती है कम्बिनेशन ऑफ अलील। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर ये एक जीनोटाइप है, कैपिटल आर, स्मॉल आर ये एक जीनोटाइप है। इनके नतीजे में ये कैपिटल आर क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का आपने पढ़ा, जहाँ पर वो कैपिटल आर कह रहा है कि सीड राउंड के लिए है। तो एक जीनोटाइप से जब डिफरेंट फिनोटाइप आपके पास आती हैं तो उसको आप इकोफीन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यूफॉर्बिया हिराटा मैंने एक एग्जांपल दी है, ये एक ग्रास है, इसकी आप पिक्चर निकाल सकते हैं, मैं पिक्चर्स नहीं ऐड कर रहा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर 2 इकोफीन है, एक वेल अडाप्टेड ड्राई और हार्ड सॉइल में, और एक वहाँ पर जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रिमूव किया गया है, हैवीली ट्रैम्पल किया गया है। मतलब एक जीनोटाइप से जब डिफरेंट फिनोटाइप आती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको हम इकोफीन का नाम देते हैं। अब ये जो अभी ऊपर हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी, ये यूफॉर्बिया हिराटा की जो एक ग्रास है, अब इसके अंदर 2 इकोफीन है। जनाब वालिया, मैं ये कहता हूँ कि जब ये जो यूफॉर्बिया हिराटा की अंदर हमने 2 इकोफीन की बात की हैं, जब ये एक एरिया के अंदर लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं, तो उनके अंदर जो चेंज है वो परमानेंटली अडॉप्ट कर जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इकोटाइप तो बायोसिस्टमेटिक्स का बेसिक यूनिट है। अब ये जो इकोफीन है ना जनाब वालिया, ये इकट्ठे रहकर इकोटाइप बना देती हैं। अब जो इकोटाइप हैं फिर वो इस कैपेबल होते हैं कि वो आपस में क्रॉस करके फर्टाइल हाइब्रिड बना रहे हैं। तो ये जो इकोफीन है यही दरअसल मिलकर इकोटाइप बनाते हैं। अब देखो ना, अभी हमने ये ग्रास की बात की है, अब ये ग्रास की दो वैरायटीज़ ग्रास के अंदर है, ये इकोफीन है, 2 वैरायटी हैं, एक ड्राई लैंड के ऊपर रह रही है, एक मॉइस्ट के ऊपर रह रही है। अब लंबे अरसे के लिए ये दोनों एक नए हैबिटेट में चली गई हैं, वहाँ पर ये मिलकर इकोटाइप बना रही हैं, और ये एक इकोटाइप फिर दूसरे के साथ क्रॉस भी कर सकती है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाती है।
अब आगे बात चलती है इको स्पीशीज़ की। इको स्पीशीज़ वो ग्रुप होता है प्लांट का जो एक या एक से ज़्यादा इकोटाइप के आपस में मिलने से बनता है। अब जो इकोफीन थी उन्होंने बनाया इकोटाइप, वो तो क्रॉस आपस में कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, लेकिन ये जो इको स्पीशीज़ हैं ये दो इकोटाइप या दो से ज़्यादा इकोटाइप आपस में मिलते हैं तो इको स्पीशीज़ बनती है। तो ये जो दो इकोटाइप मिल रहे हैं जब ये क्रॉस करते हैं तो ये स्टीराइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। अगर स्टीराइल वो प्रोजेनी पैदा नहीं करते, आप कहते हो कि वो फर्टाइल ही पैदा कर देते हैं, तो जब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो फिर अगली उनकी जो जनरेशन है वो डेफिनेटली स्टीराइल ही होगी, क्योंकि वो इकोटाइप सेम नहीं है, अब डिफरेंट इकोटाइप मिल रहे हैं तो इको स्पीशी बन रही है। लेकिन इको स्पीशी जब आपस में क्रॉस करती है तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर पैदा कर भी दे तो नेक्स्ट जो क्रॉस होगा तो वहाँ पर स्टीराइल ऑफस्प्रिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो जनाबे वालिया सीनो स्पीशीज़ है। अब सीनो स्पीशीज़ कैसे बनती है, ये जनाब सीनो स्पीशी की जब हम बात करते हैं तो इको स्पीशी आपस में मिलकर सीनो स्पीशीज़ बना देते हैं। तो जैसे मैंने इको स्पीशीज़ में कहा कि जब इको स्पीशीज़ आपस में क्रॉस करते हैं तो पहली अगर ऑफस्प्रिंग फर्टाइल आ भी जाए तो नेक्स्ट स्टीराइल आती है। तो इको स्पीशीज़ मिलकर, अब दो इको स्पीशीज़ मिली तो सीनो स्पीशीज़ बनी, तो जाहिर सी बात है जब दो सीनो स्पीशीज़ आपस में क्रॉस करेंगी तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो जनाब आएगी ही स्टीराइल। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ये ख्याल कर देते हैं कि ये जो सीनो स्पीशीज़ है ये सब सेक्शन है जीनस का, और जब ये सीनो स्पीशीज़ आपस में मिलती हैं तो जनाब कंपैरिज़न बनता है। अब कंपैरिज़न मतलब दो सीनो स्पीशीज़ मिल गई, कंपैरिज़न बन गया, तो सीनो स्पीशीज़ के दरमियान क्रॉस पॉसिबल ही नहीं होता। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि ये एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी में जीनस की हैसियत रखते हैं। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा सोचो कि इकोफीन क्या है, कि एक ग्रास की दो फिनोटाइप हैं, वो इकोफीन एक एरिया के अंदर लंबे अरसे के लिए रह रही हैं और उनके अंदर चेंज आ रहा है, इकोटाइप बन गई, इकोटाइप अब आपस में मिल रही हैं तो इको स्पीशीज़ बन रहा है, क्योंकि इकोटाइप आपस में जब क्रॉस करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आएगी। लेकिन जब इकोटाइप, अब एक इकोटाइप दूसरा इकोटाइप आपस में मिल रहे हैं तो वो इको स्पीशीज़ बनाएगा। अब वो आपस में जब क्रॉस करते हैं तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर पैदा कर भी दें तो नेक्स्ट स्टीराइल आएगा। अब इको स्पीशीज़ जब आपस में मिल रहे हैं तो वो सीनो स्पीशीज़ बना रहा है, तो सीनो स्पीशीज़ जब बना रहा है तो वो आपस में क्रॉस करेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, स्टीराइल ही आएगी। और जब सीनो स्पीशीज़ आपस में मिलते हैं तो कंपैरिजन बनता है और ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये एक छोटा सा टॉपिक बायोसिस्टमेटिक्स के नाम में था जिसमें हमने एम्स, उसके मेथड्स और कुछ कैटेगरीज़ को डिस्कस किया। अगर आप इनकी एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं तो आप इनमें एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे।